सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफसाना टर्मिनस से परे। पंजाब मेल चली तो खासी सुस्त रफ्तारी से प्लेटफॉर्म के अहाते से बाहर निकली। देर तक मोहन जाम को अपनी नाजुक सी बीवी सुमित्रा का बदन एक सादा सी हैंडलूम की साड़ी में लिपटा हुआ नजर आता रहा। सुमित्रा कंपार्टमेंट के दरवाजे में खड़ी थी, जबकि मोहन एक स्टॉल के बराबर खड़ा आखिर दम तक अपना रुमाल हिलाता रहा। गाड़ी चलने से पहले सुमित्रा की आंखें नम हो गई थीं। अल्फाज हमेशा की तरह बेकार हो गए थे। पीछे घर का ख्याल रखना, होटल की रोटी मत खाना, हफ्ते में एक नहीं 2 बार ख़त ज़रूर लिखना, ये सब बातें आंखों की ज़ुबान के सामने गूंगी हो गई थीं और उन्होंने मोहन जाम ऐसे आदमी के दिल को भी गुदास कर दिया था। हर बीवी अलग होने से पहले आंखों ही आंखों में कोई तायद मांगती है। उस वक्त तो कोई झूठ भी बोल दे, लेकिन कुछ लोग। मोहन ने कुछ न कहा। वो पहले तेज तेज और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुमाल हिलाता रहा। यह हरकत एक रस्म बन चुकी थी, लेकिन अच्छी मालूम होती थी। दिल कहाँ, क्यों और किसके लिए धड़क रहा है, ये तो दिखाई नहीं देता। अलबत्ता रुमाल नज़रों के धुंधलके में हल होने तक बराबर उस आदमी को दिखाई देता है जो जा रहा है। ये सफ़र है ही बकवास। मैं तो जब भी कहीं जाने लगता हूँ मेरी तबीयत गिर सी जाती है। स्टेशन पे हुजूम, महज हुजूम की वजह से आदमी तन्हा रह जाता है। फिर आगे जाने के लिए गाड़ी थोड़ा पीछे हटती है। फिर कोई सीटी, कोई आवाज़, अरे अरे गाड़ी छूट गई, मेरा सामान रह गया। आखिर कोई किसी का नहीं। ये दुनिया। जब एक बार तो जी चाहता है आदमी टिकट विकट लौटा दे और घर जाकर मज़े से बैठ जाए, चाहे बीवी से लड़े ही। ज़िंदगी की फ़तेहमंदी यही है कि उदासी के साये में भी कहीं खुशी के जज्बे रेंगते रहें और गाड़ी के छूटते ही लपक कर सामने आ जाएं और उनकी रोशनी में उदासियां गायब हो जाएं। कभी जिसके साथ प्रोग्राम बनते थे, अब उसके बगैर बनने लगें। मोहन ने एक गहरा सांस लिया। चलो, 2 महीने की छुट्टी। कुछ चीज़ों का न होना ही एक तरह का होना है। सुमित्रा लौटेगी तो एक बार उसे भी पता चल चुका होगा कि मेरे बगैर ज़िंदगी के क्या माने हैं। फिर से गारत करने के लिए उसकी सेहत भी अच्छी हो चुकी होगी। फिर वो कैसे लिपटेगी? उल्टा मुझी से कहेगी, तू कहाँ चली गई थी मोहनी? मोहन विक्टोरिया टर्मिनस के प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो उसी तरफ से कोई दूसरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। मोहन चौंक गया। उसे यूं लगा जैसे सुमित्रा उस गाड़ी से गई और इससे लौट आई है। जब ही उसने एक मोटी औरत को कंपार्टमेंट के दरवाजे में फंसे हुए देखा, मुस्कुराया और चल दिया। उसे रेडियो क्लब जाना था, ताश के कुछ मदारियों के साथ फ्लैश खेलने के लिए, जहां बीच बीच में कभी कभी पान की बेगम जिंदा हो जाया करती थी और समंदर से आने वाले झक्कड़ में उसकी उन्नाबी साड़ी का पल्लू किसी न किसी को अपनी लपेट में ले लिया करता था। पल्लू के हटाए जाने तक साड़ी में लिपटे हुए एक वजूद के बजाय दो का एहसास होने लगता। मोहन जा रहा था। अनजाने में घर और कार की चाबियां उसके बाएं हाथ की उंगली पे घूम रही थीं। दायां हाथ पतलून की जेब में था, जिससे वो प्लेटफॉर्म का टिकट टटोल रहा था। जब ही उसकी नज़र सामने पड़ी। अच्छी, वो रुकते हुए बोला। मोहन अचला को जानता था, लेकिन कोई ख़ास इतना भी नहीं। अचला के शौहर राम गडकरी को तो वो शायद ज़िंदगी में एक आध बार ही मिला होगा, लेकिन अचला से अक्सर मिष्टान में मुलाकातें हुआ करती थीं, जहां वो अपनी एक ओबाश सी सहेली देवी के साथ वेजिटेरियन खाना खाने आया करती थी। नमस्ते नमस्ते के अलावा मोहन जाम और अचला गडकरी के बीच 8-10 नहीं तो 12-15 फ़िक्रे हुए होंगे, जिनसे पता चला तो सिर्फ इतना कि वो भी कोलाबा में रहती है। फ़र्क ये था कि मोहन कफ परेड के एक अच्छे से फ्लैट में रहता था और अचला कारमुए पर की एक पुरानी बिल्डिंग में रहती थी। शायद मोहन उसे अच्छी के नाम से न पुकारता, लेकिन देवी ने मोहन का उससे तारुफ ही इसी नाम से करवाया था। देवी को मोहन अच्छी तरह जानता था। देवी समझती भी थी कि पानी मिस्री के लिए कितना खतरनाक होता है। इस पे भी वो छूटते ही किसी भी पराये मर्द से घुल मिल जाती थी। उसकी आज़ाद ज़िंदगी कुछ ऐसा ही शरबत थी जो ज़िंदगी की ठलिया में रात भर पड़ा रहता है। सुबह तक पानी किसी तबखीरे से उड़ जाता है और फिर से मिस्री की डलियां थलिया की तह में दिखाई देने लगती हैं, पहले से भी साफ, शफाफ,
चमकीली, नोकीली। मोहन के पुकारने पर अचला ने घूम कर देखा और सिर्फ इतना कहा, मो, और कुछ देर के बाद बोली, मोहन। और फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों की नम पोंछ डाली। अब वो मुस्कुरा रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे एकाएकी किसी ने कोई सुनहरा ताज उसके सर पर रख दिया। थोड़ा मोहन के करीब आते हुए वो बोली, आप यहाँ कैसे? बीवी को छोड़ने आया था, मोहन ने जवाब दिया। कश्मीर जा रही हैं, बच्चे की छुट्टियां हो गई ना। आप? मैं? और अचला एकदम खिलखिलाकर हंस दी और फिर उसी दम चुप भी हो गई। कुछ शर्माते हुए बोली, मैं उनको छोड़ने आई थी। ओ। और मोहन भी हंस दिया। एक नज़र अचला पे डालने के बाद वो दूसरी गाड़ी के इंजन की तरफ देखने लगा, जिसमें से अभी तक धुआं उठ रहा था। फिर अचला की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गए गडकरी साहब? दिल्ली। कब आएंगे? यही कोई हफ्ता 10 दिन में, अचला ने कहा। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। शायद ज़्यादा दिन भी लग जाएं। हाँ शायद। और अचला अपने बालों को संवारने लगी, जो पहले ही संवरे हुए थे। सिर्फ उनमें एक पिन ढीला होकर कदरे ऊपर उठाया था, जिसे अचला ने अपने मोमी हाथों से दबा दिया। जब उसे यूं लगा जैसे उसके हाथ देर तक ऊपर उठे रहे हैं, मोहन की नज़र उसके पूरे बदन का तवाफ करती हुई एक पल बहुत देर उसके बदन के उस हिस्से पर जा रुकी थी जो चोली और साड़ी के दरमियान होता है। एकाएक ही हाथ नीचे करते हुए उसने साड़ी से अपने बदन के नंगे हिस्से को ढक लिया। मोहन ने सोचा, बदन के उस हिस्से को अंग्रेजी में मिडरिफ कहते हैं, और शहद की मक्खी की तरह स्टेशन से बाहर निकलने तक ये लफ्ज़ उसके दिमाग में भिनभिनाता रहा। मिडरिफ, 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 मिडरिफ। और मोहन ने उसे दिमाग से निकालने की कोशिश भी न की। सब बेकार था। मोहन जानता था मक्खी कितनी ढीठ होती है। बार बार उड़कर फिर वहीं आ बैठती है जहाँ से उड़ी थी। झल्ला कर उसे हटाने की कोशिश करें तो नाक टूट जाती है, मक्खी छूट जाती है। बाहर गर्मी बहुत चिकनी चिकनी गीली गीली थी। ब्लाउज सीनों से चिपक रहे थे और सोने की तरह से खूबसूरत लग रहे थे, जो कानों को फाड़े डालता है। पसीने के कतरे साड़ियों और पतलूनों के अंदर ही अंदर पिंडलियों पर टपकते और जौंक की तरह रेंगते मालूम हो रहे थे। स्टेशन का चलता फिरता प्याऊ पीछे रह गया था, और ये इसी की वजह से था जो प्यास और भी तीखी हो रही थी। बाहर हॉल के एक कोने में थोड़ी जगह थी, जहां ऊपर छत पे 2 परों वाला पंखा सुस्त सी रफ्तार से चल रहा था। उसके नीचे एक बुढ़ा मुंह खोले हुए सो रहा था, और यूं लग रहा था जैसे कोई लाश शनाख्त के लिए शहर के मुर्दा खाने में पड़ी है। मोहन और अचला ने 2-4 बातें की और उसके बाद उनकी बातें ख़त्म हो गईं। दोनों अपने अपने जहन में कोई मौजू ढूंढ रहे थे, जो ज़्यादा सोचने की वजह से हाथ में न आ रहा था। अचला 2 कदम आगे जा रही थी और मोहन पीछे। जब ही अचला में अपने बदन के उन ख़तों का शूर ऊद कर आया जिन्हें औरत बदसूरत समझती है और मर्द खुद खूबसूरत समझते हैं, और हर औरत उन्हें मुफ्त में दिखाना नहीं चाहती। वो या पैसे मांगती है या मोहब्बत। मोहब्बत जो हमेशा उरियां होती है, और जिसे कपड़े पहना दिए जाएं तो वो मोहब्बत नहीं रहती। अचला ने अपने जिस्म के पिछले हिस्से पे साड़ी खींच ली। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे नज़रों की बर्छियां पीछे से उसके बदन के हर पोर पे लग रही हैं। अच्छा मोहन जी, वो मुड़ते हुए बोली, मैं अब घर जाऊंगी। कैसे जाएंगी? मोहन ने पूछा। ऐसे। और अचला ने थोड़ा चल के दिखाया, और फिर दोनों खिलखिला के हंस दिए। इतनी सी बात में दोनों के बीच एक यगानगत पैदा हो गई थी। आखिर मोहन ने कहा, मेरा मतलब है, आप गाड़ी नहीं लाईं? अच्छी ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। मैं जो हूँ, मोहन ने कहा, आज थोड़ी देर के लिए मुझे ही अपना ड्राइवर समझ लीजिए। जी, अचला बोली, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं बस से चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? आप क्यों तकलीफ़ करते हैं का जुमला ही ऐसा है जिससे कोई किसी को तकलीफ़ देना चाहता है और उसके बच निकलने की गुंजाइश भी रखता है। गोया उसे टटोलता है, तुम मेरे साथ किस हद तक बढ़ सकोगे? ये जुमला मर्द कहे तो एक आम सी बात होती है, लेकिन औरत कहे तो ख़ास बात। ये औरतों के फ़िक्रे जैसे झूठे कहीं के, मैं मर गई वगैरह। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मोहन बोला, मैं घर ही तो जा रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ दूंगा।
गो रेडियो क्लब मोहन के दिमाग से अपने आप ब्रॉडकास्ट हो गई थी। थोड़ी हेस बेस के बाद अचला गदकरी मोहन जाम की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी फरियर रोड की तरफ से निकली। क्रॉसिंग पे पुलिसमैन ने उल्टा हाथ दे रखा था, जिसकी वजह से मोहन को गाड़ी रोकनी पड़ी। मोहन पुलिसमैन के उल्टे हाथ पे हमेशा झल्लाया और मुंह में गालियां मिनमिनाया करता था, लेकिन आज वही हाथ उसे मसीह का हाथ मालूम हो रहा था। देवी कैसी है? मोहन ने गुफ्तगू का मौजू ढूंढ ही लिया। अचला ने जवाब दिया, वैसी ही। क्या मतलब? मोहन ने चौंक कर कहा, मैं तो समझता हूँ वो एक बहुत ही नेक लड़की है। मैंने कब कहा बुरी है? अच्छी बोली और हंसने लगी। मोहन अच्छी के जाल में आ गया था और अब यूं ही बच निकलने के लिए इधर उधर अपने पर फड़फड़ा रहा था। पसीने के बारीक से कतरे उसके माथे पे चले आए। अचला उससे दूर हटकर दरवाजे के साथ लगी बैठी थी, जैसे कपड़ा भी छू गया तो कोई रिश्ता पैदा हो जाएगा। अपनी झेप मिटाने के लिए मोहन बोला, आप मुझसे इतनी दूर क्यों बैठी हैं? यूं ही, अचला ने कहा और मुश्किल से इंच भर मोहन की तरफ सरक आई। मैंने सोचा आपको गियर बदलने में तकलीफ न हो। फिर वही तकलीफ। जब तक पुलिसमैन ने हाथ दे दिया था, लेकिन मोहन की कार बदस्तूर खड़ी थी। पुलिसमैन की सीटियां और पिछली कारों के हॉर्न एक साथ सुनाई देने लगे। मोहन ने जल्दी से गाड़ी को गियर में डाला और घबराहट में फौरन पैर क्लच पर से हटा लिया। गाड़ी झटके के साथ आगे बढ़ी, बंद होते होते रुकी। पुलिसमैन से कुछ आगे निकली तो अचला बोली, क्या आप गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं? नहीं, मोहन ने कहा, मैं तो इतने प्यार से चलाता हूं कि पता भी नहीं चलता। मगर आज, आज क्या हुआ? आप हुई हैं और क्या होगा। मोहन और अचला दोनों टाउन हॉल के सामने जा रहे थे। न जाने क्यों मोहन का जी चाह रहा था आज कोई एक्सीडेंट हो जाए। एक बस तेजी से गुजरी और मोहन को अपने अंदर इस अजीब सी ख्वाहिश को दबाना पड़ा। सामने टाउन हॉल की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर से हॉल की तरफ देखते हुए मोहन ने कहा, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। एल्फिंस्टन सर्कल की तरफ से जवानी के आलम में बिखरी हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की एक लड़के के हाथ में हाथ डाले रजिस्ट्रार के दफ्तर की तरफ जा रही थी। शायद उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए उसका चेहरा किसी अंदरूनी तमाज़त से तमतमाया हुआ था। अचला ने मोहन से पूछा, आपको कैसी मालूम होती है? अच्छी। और मोहन ने अच्छी कुछ इस अंदाज से कहा कि अच्छी और अच्छी में कोई फ़र्क न रहा। अच्छी खुश हो गई। कोई क्या कर सकता था? वो खुश हो गई। यूं ही दिखावे के लिए बोली, मैं इतनी खूबसूरत कहाँ हूँ। मोहन ने एक नज़र अचला की तरफ देखा और वो सब कह दिया जो वो यूं न कह सकता था। कामा हॉल, लॉयन गेट गुजर गए और अब मोहन की गाड़ी रीगल सिनेमा के पास से निकल रही थी। सामने का बुत मनमोहना था। फुलेरे की दुकान अच्छी थी। गाड़ी काजद पर सत्य सदन के सामने रुक गई, जहां अच्छी रहती थी। अच्छी ने छिछलती नज़र से इधर उधर देखा। सिवाय सामने के टेलर मास्टर के, जो अच्छी का नाप जानता था, किसी दूसरे ने अचला को दूसरे किसी की कार से उतरते न देखा था। देखता भी तो उसे क्या परवाह थी। मोहन को क्या हया थी। उस पे भी एकदम दरवाज़ा खोलकर अचला गाड़ी से उतर गई, थोड़ा ठिठक कर। अच्छा मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कहा और चल दी। मोहन बदस्तूर ड्राइवर की सीट पे बैठा था। एक टांग अंदर थी और दूसरी खुले हुए दरवाजे के बाहर। वो उतरकर अचला के लिए दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन उसने मौका ही न दिया। कुछ दूर जाकर अचला को जैसे कुछ याद आया। वो थोड़ा रुकी और जो कहा भी तो सिर्फ इसलिए कि वो उसे न कहना चाहती थी और अपने अंदर किसी फिक्रे को रोके हुए थी। लेकिन बाज़ वक्त जिस्म रूह से भी आगे निकल जाता है। कभी आइएगा मोहन जी। और मोहन के जवाब का इंतज़ार किए बगैर अचला घर की तरफ लपक गई। पीछे जैसे मोहन हवा से बातें कर रहा था, आऊँगा, आऊँगा क्यों नहीं। अचला का ख्याल था, मोहन इतना तो समझदार होगा ही। उनके घर न होने पे कितना बुरा मालूम होता है। ये दावत तो सिर्फ तकल्लुफ़ की बात थी। मोहन वाकई समझदार था, वरना वो दूसरे ही दिन अचला के यहाँ पहुँच जाता, जबकि अपने पति राम गडकरी का अचला के दिमाग में तसव्वुर भी न था। मोहनजाम ने घंटी कुछ इस जोर से बजाई कि अचला घबरा कर भागी चली आई, जैसे राम अगले ही रोज किसी पुष्पबान पे बैठ के आ गए। अभी तो अचला को कपड़े भी ठीक करने का मौका न मिला था।
दरवाज़ा खोलते हुए उसने थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और फिर एकाएक ही पीछे हट गई, अपने आप में सिमट गई और बोली, ज़रा रुक जाइए। पर वो अंदर भाग गई। मोहन में इतनी ताब ही कहाँ थी। वो तो नीचे ही से यूं आया था जैसे फर्स्ट गियर में लगा हो। उसने दरवाजे को यूं हल्का सा धक्का दिया और वो खुल गया। अगले ही लम्हे वो ड्राइंग रूम में था और सर घुमा घुमा कर अंदर की सब चीज़ों का जायज़ा ले रहा था। उसके तो सर पे भी जैसे कोई आंख थी। जहां वो खड़ा था वहां से अचला का बेडरूम साफ दिखाई दे रहा था। औरत और घर में फ़र्क ही क्या है, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। आखिर इतना भी क्या। लेकिन मोहन पैर से सर तक उमड़ा हुआ था, जिसे अचला बेडरूम के खुले दरवाजे में से सिमटी हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बिल्कुल ऐसे थे जैसे जज्बात और ख्यालात, आंखों और जिस्म के एतबार से भगवान ने उन्हें बनाया था। अचला पलंग के पायती पर से साड़ी उठाकर जल्दी जल्दी में उसे नीचे के कपड़ों पर लपेट रही थी। माफ़ कीजिए, मोहन जाम ने वहीं से कहा, और वहीं से वैसा ही अचला ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। ड्राइंग और बेडरूम के बीच एक छोटी सी जगह थी, जहां शीशे के कैबिनेट के अंदर शिव जी भोलेनाथ की तस्वीर टंगी थी और उस पे एक बासी हार लटक रहा था। यही नहीं, साथ कुंवारी मरियम की शबीह भी थी और गुरु नानक भी। और उसके साथ ही बाहर एक कैलेंडर लटक रहा था, जिस पर लीडा नंगी खड़ी थी और एक राजहंस उसे अपने परों में दबाए चोंच उठाए खुशा चीनी की कोशिश कर रहा था। उस एक लम्हे में मोहन जाम ने दुनिया भर की औरतें देख ली थी। सुमित्रा देख ली थी और देवी देख ली थी, जाजा गेबोर देख ली थी, कोई और भी देख ली थी, और राधा भी देख ली थी, जो मोहन की सगी बहन थी और पारेल में अपने विंग मास्टर पति के साथ रहती थी। मोहन ने हमेशा औरत को माया के रूप में देखा था। वो बाहर से और अंदर से और मालूम होती थी। अच्छा और बुरा, गुनाह और सवाब, कभी खूबसूरत कभी बदसूरत तरीके से आपस में घुले मिले होते थे। फिर जो औरत कपड़ों में भरी पूरी दिखाई देती वो दुबली निकलती, और दुबली दिखाई देने वाली भरी पूरी। इसे ही तो माया कहते हैं, या लीला। मसलन ऐसी तंदुरुस्त औरत जिसे देखते ही गुर्दे में दर्द होने लगे, उससे डरना बेकार की बात है। और हड्डियों के ढांचे से उलझने पे इतना भी नफा नहीं होता जितना किसी मजदूर को 20 सेर लकड़ियां काटने से। माया, जिसके बारे में सोचें कि राम हुई, वही हिकमत नाकाम हुई, और जिसके बारे में कहें ये हाथ ना आएगी, वही गर्दन दबाएगी। और माया क्या होती है? अलबत्ता एक और माया होती है, जो पा लेने के बाद भी हासिल नहीं होती। इस दुनिया से जाते समय यूं मालूम होता है आपने किसी को न पाया, आपने सबको पा लिया। जब ही साड़ी और बालों को ठीक करती हुई अच्छी ड्राइंग रूम में चली आई, वो कितनी हसीन लग रही थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी औरत थी? नहीं नहीं, वो पहली होती तो भी इतनी ही खूबसूरत मालूम होती। उसमें कोई बात थी जो किसी दूसरी में न थी। लेकिन ऐसा तो फिर हर एक के बारे में कह सकते हैं। मगर उसकी भौं पे बचपन की किसी चोट की वजह से हल्की सी खराश थी, जिसने बालों की तहरीर को दो हिस्सों में बांट दिया था, और वो खराश ही थी जिसे चूम चूम लेने को जी चाहता था। मोहन के करीब आते हुए फिर से हाथ ऊपर उठाकर अच्छी ने सामने से अपने बाल कदरे ऊपर उठा दिए। बालों का एक टियारा सा बन गया था, सोने और हीरे के ताज जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपनी ही साड़ी के पल्लू से अपने आप को हवा करती हुई आई। उफ, आज कितनी गर्मी है। और फिर हाथ दाईं तरफ बढ़ाते हुए दीवार पे पंखे के स्विच को दबा दिया। जब ही मोहन बोला, मैं भी सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? अचला ने एक मुंतजिर निगाह से मोहन की तरफ देखा। यही, मोहन ने कहा, आज कितनी गर्मी है। उफ। और जब पंखे से हवा का पहला झोंका आया तो मोहन और अचला तस्कीन का सांस लेते हुए आमने सामने सोफे पे बैठ गए। कितना जुल्म था। वो एक दूसरे के पास भी ना बैठ सकते थे। सब कुछ कितना गैर फितरी मालूम हो रहा था। ये ठीक भी था। अगर दुनिया भर के मर्द औरत फितरी जिंदगी गुजारने लगें तो क्या हो। लेकिन मर्द और औरत दोनों नामुकम्मल हैं। उनकी तकमील, जिस्मों को मारिए गोली, रूहों को पा लेने के लिए भी क्या अलास्का से होकर आना पड़ेगा? ऐसे ही तकल्लुफ में लोग एक दूसरे से मीलों दूर चले जाते हैं। फिर अजीब तरह की कशाकश शुरू होती है। जान ना पहचान, और आते ही हाथ पकड़ लिया। और ये भी, पहले क्यों ना बुलाया? क्या समझते हो? मोहब्बत के खेल में तो पहली नज़र, पहला जुमला और पहली सी हरकत अबद पे छा जाती है।
एक दिन देवी एक पेंटर के बारे में कह रही थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी और अब भी करती है। मैं तो अपना सब कुछ उस पर लुटा देती, लेकिन छूटते ही कैसे भोंडे तरीके से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सब छोटे बड़े राज जानने की कोशिश करने लगा। ऐसे थोड़े होता है। मैंने उसी भोंडे तरीके से उसे रोक दिया। अब मैं उसके पीछे भाग रही हूँ और वो किसी जिद में पड़ गया है। जाने समय का वो कौन सा अंश था जिसमें सुना है वो अगरी पाड़े में किसी रंडी के पास जाता है। अचला के कोई बच्चा न था। 5-6 साल की शादी के बावजूद उसकी मामता वैसे ही दबी पड़ी थी। अलबत्ता 15-16 बरस की एक नौकरानी थी, जो अच्छी के इशारे पे चाय बनाकर ले आई। फिर एक प्लेट में खताइयाँ भी लाई, जो अचला ने घर में ही बनाई थीं, जिन पे पिस्ता फरावानी से बिखरा हुआ था। नौकरानी ने मोहन को कभी देखा तो नहीं के अंदाज में देखा और फिर रसोई में काम करने के लिए चली गई। लड़की अच्छी मालूम होती है, मोहन ने खटाई मुंह में डालते हुए कहा। हाँ, और अचला ने अंदर की तरफ देखा। पर जवान लड़कियों को घर में रखना नहीं चाहिए। क्यों? रखना क्यों नहीं चाहिए? क्या बताऊं? अचला हंस दी। रोज कोई नया अलबेला दरवाजे पर मौजूद होता है। और फिर दोनों मिलकर हंसे। मोहन ने बात शुरू की। मैं भी तो हूं। अच्छी के चेहरे पर लाली दौड़ गई। निगाहें चुराते चाय में चम्मच हिलाते हुए बोली, आपकी बात दूसरी है। और फिर एकाएकी, अब के राम आएंगे तो उन्हें आपसे मिलवाऊंगी, बड़े मज़े के आदमी हैं। मोहन ने छेड़ा, इसका मतलब है उससे पहले ना आऊं? नहीं नहीं, अचला ने घबराते हुए कहा। आप जब जी चाहे आइए, आपका अपना घर है। फिर अचला ने सोचा, वो क्या कह गई। औरत होना भी एक ही मुसीबत है। क्यों वो हर वक्त डरी रहती है? क्यों कहती कुछ है, मतलब कुछ और होता है। और अचला ने राम गदकरी की बातें शुरू कर दी, जैसे उनसे अच्छा मर्द कोई इस दुनिया में नहीं। एक राम अयोध्या में पैदा हुए थे और एक अब 20वीं सदी में पैदा हुए हैं और कोलाबा में रहते हैं। मोहन जाम के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो सुमित्रा की बातें करे। दोनों में फासला और भी बढ़ गया था और बराबर बढ़ता जा रहा था। उनके जाने बूझे बगैर वो एक दूसरे से दूर होकर करीब होने की कोशिश कर रहे थे। मोहन ने बताया, सुमित्रा बड़ी ग्रेट औरत है, लेकिन उसकी सेहत की खराबी ने पूरी जिंदगी पे एक गम की छाप लगा दी है। जब ही नौकरानी हाथ पहुँचती हुई आई, बाई मैं जाऊं? नहीं नहीं, अचला ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा। कपड़े धो जाकर, देखती नहीं गुसल खाने के पास कितना ढेर लगा है। चलो चलो। और नौकरानी मुंह फुलाती हुई चली गई। इसके सिवा चारा ही क्या था। मोहन बदस्तूर सुमित्रा के बारे में कह रहा था, 10 साल से जिस औरत ने तुम्हारा साथ दिया हो, उसे तुम सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि वो बीमार है। जिसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल तुम्हारी खिदमत में लगा दिए और जिसकी सेहत की खराबी के तुम जिम्मेदार हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। और मोहन की आंखों में आंसू चले आए। अचला को न जाने क्या हुआ, उसमें बरसों से दबी हुई कोई चीज़ उबल पड़ी। नहीं नहीं मोहन जी, वो बोली, ठीक हो जाएंगी। और फिर मोहन के एकदम पास पहुंचते हुए उसने अपनी साड़ी के पल्लू से मोहन की आंखें पोंछ दी। मोहन एक कतईयत के साथ उठा और बोला, अच्छा, मैं चलूँगा। बैठिए तो कुछ देर। अचला ने फिर वैसा ही जुमला कहा, लेकिन मोहन ने इनकार कर दिया। उसने जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, मुझे 11:30 बजे अजवानी पेपर मिल्स में जाना है। और मोहन फरियादी नज़रों से अचला की तरफ देखता हुआ चला गया। अचला उठी। वो मुस्कुरा रही थी। बेडरूम में जाकर उसने अपने सरापा की तरफ देखा। वो कैसी लग रही थी? उसे अपना आपा अच्छा लगा। फिर वो नौकरानी के पास पहुंची। तुम्हारा जोहनी नहीं आया? अचला ने कहा। इस बात का जवाब देने के बजाय रोज़ी बोली, वो साहब जो आए थे चले गए? हाँ। अचला को कितनी तसल्ली थी। तुम जोहनी के साथ पिक्चर चली जाना, अच्छी ने कहा। तुम्हारे सब लड़कों से एक वही मुझे ठीक मालूम होता है। और रोज़ी एकाएक ही खुश हो उठी। अच्छी से मोहन की गालिबन ये 5वीं या 6ठी मुलाकात थी। अब वो टेलर मास्टर और दूसरे लोगों की नज़रों से बचती बचाती मोहन की गाड़ी में आ बैठती थी और दोनों शाम को हवाखुरी के लिए निकल जाते थे। इस असना में मोहन ने सुमित्रा को हफ्ते में एक चिट्ठी लिखने के बजाय 3-3 लिखना शुरू कर दी। एक चिट्ठी में तो मजाक भी किया, अगर तुम ना आओगी तो मैं किसी दूसरे से लौ लगा लूंगा। और यूं उसने सुमित्रा को बेफिक्र कर दिया।
एक शाम को प्रेज के पास से गुजरती हुई गाड़ी बैक बे के पास अंधेरे में खड़ी हो गई। अचला ने भी एतराज़ न किया। आज वो बाएं दरवाजे के साथ लग कर बैठने के बजाय सीट के ऐन बीच में बैठी थी। मोहन जाम के हाथ सीट पे अच्छी के गिर्द थे और अच्छी एक हाथ से न्यूट्रल में पड़े हुए गियर को फर्स्ट और सेकंड में लगा रही थी, जैसे वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही हो। मोहन ने अचला का हाथ थाम लिया। मज़ाहमत तो एक तरफ, उसने मोहन का हाथ दबा दिया और दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। हत्ता कि मोहन को कहना पड़ा, गदकरी कब आने वाले हैं? यही कोई एक दो दिन में। कॉन्फ्रेंस लंबी हो गई। भगवान जाने, इन मर्दों का क्या पता, किसी सौतन के संग रास रचा रहे हों। क्या बात कर रही हो? मोहन ने अच्छी का हाथ झटकते हुए कहा। वो तो भगवान राम हैं तुम्हारे लिए। भगवान राम होते तो सीता को साथ न ले जाते? मोहन ने हंसते हुए कहा। अब सीता कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ही जा सकती है। और मोहन ने अच्छी की बगल में हाथ डालकर उसे कुछ और अपनी तरफ खींच लिया। अच्छी ने थोड़ी सी मज़ाहमत की, लेकिन फिर जैसे खुद को ढीला छोड़ दिया। उसे यूं भी किसी आसाइश की ज़रूरत थी, क्योंकि जब से गाड़ी बैक बे में आकर अंधेरे में खड़ी हुई थी, उसने अंदर ही अंदर कांपना शुरू कर दिया था। उसकी नसों को किसी आराम की ज़रूरत थी। उसने आंखें बंद करते हुए अपना सर मोहन की छाती पर रख दिया। मोहन अचला से प्यार करने ही वाला था कि एक आदमी गाड़ी के पास चला आया और बोला, नारियल पानी? नहीं चाहिए, मोहन ने अचला से अलग होते हुए कहा। लेकिन नारियल वाले को बदस्तूर वहीं खड़े पाकर वो एकदम झल्ला उठा। अबे कहाँ ना, नहीं चाहिए। और फिर जाता है या? और मोहन जैसे उसे मारने के लिए लपका। अचला ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? कुछ घबराते और अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए बोली। देखते नहीं, उसके हाथ में छुरी है। होगी, मोहन ने बेपरवाही के अंदाज में कहा। नारियल वाले ने अपनी मालाबारी जबान में कुछ कहा और चला गया। कुछ दूर पत्थर की दीवार पे बैठे हुए एक आदमी ने आवाज दी, मजा करा बाबू, मजा करा। मोहन थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया और अचला से कहने लगा, घर चलते हैं। किसके घर? मेरे। तुम्हारे रोजी क्या वहीं होगी? नहीं, वो पिक्चर देखने गई है अपने जोहनी के साथ। तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, वो बोली, घर पे हमें क्या करना है? दरअसल अचला को घर में वो शीशे का कैबिनेट और उसमें लगी हुई तस्वीरें याद आ गई थीं। वो तो अपने शौहर से भी प्यार करने से पहले बीच का दरवाज़ा बंद कर लिया करती थी। उसके बाद पत्थर पे बैठे हुए बेफिक्रे की मौजूदगी के एहसास से बेखबर होकर जब मोहन ने अचला का मुंह चूमा, तो उसमें पहली सी खुदसुपुर्दगी न रही थी। नहीं नहीं, उसने खफीफ सा होकर कहा, जो एहतजाज था और नहीं भी। अलबत्ता जब मोहन ने हाथ बढ़ाकर अच्छी के छोटे बड़े राज मालूम करने की कोशिश की, तो वो बिदक कर अलग हो गई। मोहन को बुरा सा लगा। उसने कुछ देर ठहरने के बाद फिर एक भरपूर हमला किया, लेकिन अचला किसी निहायत ही मजबूत किले में महबूस हो बैठी थी। वो शिकायत के लहजे में बोली, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। बेवकूफ़ न बनो अच्छी, मोहन ने बरफरोख्ता होकर कहा। नहीं, तुम भी देवी की तरह पछताओगी। नहीं मोहन, अचला ने बड़े प्यार से रूठते हुए कहा। प्यार का यही मतलब थोड़े होता है। जो होता है वो समझा दो। क्यों, बहन भाई का प्यार नहीं होता? होता क्यों नहीं? मोहन ने अपनी मर्दाना खिफ़्फ़त को छुपाते हुए कहा और उसे अपनी बहन राधा याद आ गई, जो पारेल में रहती थी। ये रिश्ता तो हम हमेशा नहीं रख सकते, अच्छी बोली। एक दो रोज़ में ये आ जाएंगे, महीने डेढ़ महीने में सुमित्रा बहन भी लौट आएंगी। बहन भाई का प्यार है जिसमें कोई डर नहीं, कोई खटका नहीं। ठीक है, मोहन ने अपने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा। आज से मैंने तुम्हें बहन किया, और जन्नाटे से गाड़ी चला दी। अच्छी बहुत डर गई थी। उसने दोनों हाथों से मोहन का बायां बाजू पकड़ लिया और शाने पे अपने बालों का खूबसूरत ताज रखते हुए बोली, तुम तो रूठ गए। रूठूंगा क्यों? मोहन ने कहा। भला भाई भी बहन से रूठ सकता है? अचला ने झटके से अपना सर मोहन के कंधे से हटा लिया। कुछ देर के बाद गाड़ी सत्य सदन के सामने खड़ी थी। आज दरवाज़ा खोलने के लिए मोहन ने ज़रा भी जिद्दोजहद न की। अचला बेदिली से उतरी। सामने का टेलर मास्टर गौर से उनकी तरफ देख रहा था और आसपास के कुछ लोग भी। लेकिन अचला को जैसे कोई डर न लग रहा था। उसने आज मोहन का शुक्रिया भी अदा न किया। वो बेहद मुतफक्कर थी।
ऐसे वसवसे और डर उसके दिल में पैदा हो गए थे जिन्हें वो खुद भी ना जानती थी। उसे एक डर थोड़े ही था, हजारों थे, जिनमें से एक दूसरे से अलग करके देखना और पहचानना मुमकिन न था। अब आओगे? उसने पूछा। आऊँगा, आऊँगा क्यों नहीं, मोहन ने कहा, और फिर एकदम खिलखिला के हंस दिया, जैसे कोई बच्चे को डरा तो सकता है, मगर एक हद तक। उसके बाद मोहन टाटा कहकर चल दिया। अचला जब घर लौटी तो किसी किस्म का बोझ उसके सर से उतर चुका था। अगले ही रोज गदकरी चले आए। अच्छी उन्हें स्टेशन पे लेने गई तो ये देखकर हैरान हुई, उसके शौहर ने मूछें रख ली हैं। ये क्या? अचला ने पूछा। ऐसे ही, उसके पति ने हंसते और आशिकाना नज़र से अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा। मन की मौज। और फिर कुली के सर पर सूटकेस रखवाते अच्छी के पास आते हुए बोले, बुरी लगती हैं? नहीं, बुरी नहीं लगती, मगर यूं मालूम होता है जैसे मैं किसी और ही मर्द के साथ जा रही हूं। अचला ने मुस्कुराते हुए कहा। राम गडकरी ने छेड़ा। अच्छा है ना, एक ही जिंदगी में दो मर्द देख लिए। उसने सोचा अच्छी हंसेगी और इस लतीफ़े से पूरा लुत्फ उठाएगी, या धप से पीठ पे हाथ मार के कहेगी, शर्म नहीं आती। लेकिन अचला ने कुछ न कहा। उल्टा जैसे किसी फिक्र की परछाई उसके चेहरे पर से गुजर गई। एक मुतजस्सिस निगाह से उसने राम के चेहरे पे देखा, जो मूछों की वजह से पहले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। अचला को यकीन हो गया, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब वो प्यार की बातें कर रही थी, मगर मगर राम गडकरी कॉन्फ्रेंस का कज़िया ले बैठे थे। घर पहुंचकर अच्छी ने अपने पति को सामान भी ठीक से न रखने दिया। वो एक बच्ची की तरह मचल गई और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर बेडरूम में ले गई और उसके गले लगकर जार जार रोने लगी। राम गडकरी हैरान ही तो रह गया। अरे, 11 ही दिन तो लगे हैं। लेकिन अच्छी रो रही थी और मचल रही थी। उसे लिपटाते, दिलासा देते हुए आखिर में राम ने कहा, मुझे क्या मालूम था तुम इतना ही डर जाओगी। मैं ये सब डर के मारे कर रही हूँ, अचला ने एकदम से परे हटते हुए कहा। नहीं, प्यार के मारे। और राम गडकरी हंस दिया। आगे बढ़कर फिर से अच्छी को आगोश में लेते हुए बोला, मैं जानता हूँ अच्छे, मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ। बस, इससे भी ज़्यादा। झूठे कहीं के, मुझसे प्यार करते तो ये मूछें रखते। अचला का ख्याल था राम ने मूछें किसी लड़की की अंगेख्त पे रखी हैं। राम समझ गया, उसे अचला के जज्बात से ज़्यादा अपने समझ जाने पे खुशी थी। प्यार में उसने मुंह आगे बढ़ाया तो अचला ने मुंह पीछे की तरफ मोड़ लिया, जिस पे राम ने वादा किया अगले ही रोज़ वो मूछें मूछें सब मुंडा डालेगा, अपनी ही नहीं, जो भी दिखाई देगा उसकी भी। दो एक रोज़ के बाद वादे के मुताबिक मोहन जाम चला आया। पहले तो अच्छी चौंकी, फिर अपने आप को संभालते हुए वो अपने पति राम गडकरी की तरफ लपकी और बोली, जी मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने अपना एक भाई बनाया है। भाई बनाया है? हाँ, अचला कहने लगी, क्या भाई नहीं होते? और उसी तरह राम गडकरी को पकड़कर अचला मोहन जाम से मिलवाने के लिए उसे ड्राइंग रूम में ले आई। दोनों मर्द एक दूसरे से इस तरह मिले जैसे वो नासमझी के आलम में मिलते हैं। ये नहीं कि राम गडकरी ने मोहन जाम को ठीक तरीके से उठाया बिठाया नहीं, या उसकी मुनासिब खातिर मदारात नहीं की। उसने सब कुछ किया, लेकिन वो ऐसे ही था जैसे आदमी कुछ नहीं समझता मगर करता चला जाता है। मुस्कुराहटें बनावटी थीं, हंसी बनावटी थी, और अचला थी कि लूटी जा रही थी। एक बार भाई कह देने के बाद जैसे छुट्टी हो गई। उसने न सिर्फ चाय खताई वगैरह सामने रखी, बल्कि रोज़ी को भी बाजार भेज दिया, कुछ नमकीन चीज़ें लाने के लिए। राम गडकरी ये सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन एक चीज़ जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वो ये थी कि मोहन जाम के आने पर अचला उसे भी भूल चुकी थी, जो उसका पति था, उसके भाई का जीजा। और राम गडकरी देख रहा था कि ऐसा करने में अचला कितनी बेबस है। जब कोई चीज़ लेने के लिए अचला अंदर जाती तो ये मर्द लोग एक दूसरे से सरसरी तौर पर तकल्लुफ़, महज तकल्लुफ़ में एक आध जुमला कहते। राम गडकरी कुछ कॉन्फ्रेंस का रोब डालने की फिक्र में थे, और मोहन जाम उस शिपमेंट का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने अभी अभी जापान से मंगवाया था। दोनों के फिक्रे बीच में टूट टूट जाते थे। अच्छी अंदर से आई तो वो साड़ी बदले हुए थी और सामने के बालों में फिर से क्राउन बना लिया था, और खुशबू तो उसके साथ ही बाहर लपकी आई थी। भाभी नहीं आई भाई साहब? अचला ने पूछा, और फिर राम गडकरी की तरफ मुंह करते हुए बोली, वो कश्मीर गई हैं। मैं मिली तो नहीं,
पर सुना है बड़ी अच्छी औरत हैं। अच्छी होंगी, राम ने इत्तेफाक किया। और फिर राम मुताज्जिब सी निगाह से मोहन जाम की तरफ देखने लगा। सब कुछ खा चुकने और मुसाफे के बाद मोहन जाम उठकर चल दिया। मैं अभी आती हूँ कहकर अचला दरवाजे तक उसे छोड़ने गई और फिर किसी ख्याल के आने से वो दरवाजे से निकलकर लैंडिंग तक और फिर लैंडिंग से भी नीचे चली गई। हालांकि उसका शौहर मेहमान को रुखसत करने के लिए थोड़ी देर के लिए महज तकल्लुफ़न उठा था। यूं भी साले बहनोई में साले का रिश्ता छोटा होता है। नीचे बाजार में आने से पहले मोहन जाम का जी चाहा वो अचला से प्यार करे। अच्छी कितनी अच्छी मालूम हो रही थी। वो सिर्फ उसका हाथ पकड़ सका, जिसे उसने कुछ प्यार से दबाया और बोला, अच्छी, कभी तुम भी मेरे यहाँ आओ ना। आऊँगी, अच्छी ने कहा और फिर बोली, इनको भी लाऊंगी। उसके बाद अचला गाड़ी तक चली आई। मोहन जाम रुखसत हुए तो अचला और मोहन दोनों की आंखें नम थीं। अचला उतनी ही तेजी से ऊपर चली आई। राम गडकरी को अचला ने सोचने का मौका ही न दिया। वो बोलती चली गई, देखे मेरे भाई साहब, अच्छे आदमी हैं, लाखों में एक। राम सर हिलाता गया। हालांकि उसके माथे पे तेवर थे। ये बीच में खामखा का भाई आ टपका। इसकी ज़रूरत क्या थी? कुछ उसकी समझ में ना आ रहा था। जभी तो उसने कहा, अगर सचमुच तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है तो फिर भाई साहब क्यों कहती हो, भैया जी क्यों नहीं कहती? लो, ये भी कोई बात है भला। और अचला बदस्तूर मोहन के गुन गाती गई। कैसे वो देवी के साथ सैर कर रही थी तो कुछ मवाली पीछे लग गए। अगर मोहन जाम वहां ना आ जाता तो जाने क्या होता। और अचला को इस रिश्ते की सेहत और सफाई जताने के लिए और भी बहुत से झूठ बोलने पड़े जिनकी ज़रूरत न थी, क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया था। उसके बाद एक दो बार फिर मोहन जाम आया और अचला उसी तरह से बेख्तियार और बेखुद लपकी झपकी। मोहन जाम के चले जाने के बाद राम गडकरी देर तक खामोश बैठे रहे। हत्ता कि अपनी खामोशी उन्हें खुद ही नागवार सी महसूस होने लगी। सामने ताक पर ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ था, जिसकी सुई घुमाते हुए राम ने अच्छी से कहा, जानती हो ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? यही जो सामने पड़ा है। नहीं, राम ने खफगी और कुछ मुस्कुराहट के मिले जुले जज्बात में कहा, सिस्टर बहन को कहते हैं। और ट्रांजिस्टर वो बहन होती है जो सगी ना हो, ऐसे ही भाड़े में लेकर बनाई हो, इसीलिए तुम शोर भी मचाती हो। अचला को बहुत गुस्सा आया। क्या मतलब? आप बहन और भाई के रिश्ते पे शक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं? मेरा मतलब है, मैं सब जानती हूँ, अच्छी ने हाँफते हुए कहा। तुम मर्द लोग सब कमीने हो। तुम्हारी नज़रों में कूट कूट कर गलाजत भरी है। क्या दुनिया में मर्द औरत पति पत्नी बनकर ही मिल सकते हैं? क्या संसार में? और अच्छी का गला भर आया। वो रोती हुई कैबिनेट के सामने भगवान की तस्वीर के पास जाकर दो जानू हो गई और दुहाई देने लगी, मैंने कोई भी पाप किया हो भगवान तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े, कोढ़ लग जाए। राम अब पछताने लगा था। फिर भगवान की सनत थी। उसने पीछे से आकर अचला को दोनों कांधों से पकड़कर उठाया, लेकिन अचला ने इस जोर से झटक दिया कि राम दीवार से जा लगा। सर पे मामूली सी चोट भी लगी। अचला इतनी तंदुरुस्त थी कि राम गडकरी ऐसे इकहरे बदन वाले आदमी का उसे संभालना मुश्किल था। फिर वो अंदर जाकर अपने आप को बिस्तर पर गिराकर जोर जोर से रोने लगी। राम अब बहुत पछता रहा था, और आप जानते हैं पछताते हुए मर्द की क्या शक्ल होती है। राम की सारी शाम अच्छी को मनाने में लगी। हालांकि वो बिरला मुत्तोशरी सभाघर में विलायत हुसैन का सितार सुनने के लिए जाने वाला था और अचला के लिए टिकट भी खरीद कर लाया था, जो अब उसने हसीन मगर गुस्सैली बीवी के सामने फाड़ कर फेंक दिया। फिर वो वहीं बिस्तर पर पड़ी घर के उस सितार की कमर में बाजू डालकर उसके तार दुरुस्त करने लगा। चूंकि उस्ताद आदमी न था, इसलिए एक भी सुर ठीक न निकला। आखिर उसने कहा भी तो सिर्फ इतना, मैं तुम पे इतना सा भी शक करूं अच्छे तो गाय खाऊं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, तुम्हारे अपने भाई भी तो हैं। कहाँ हैं? अचला बोली, एक कलकत्ता में बैठा है, दूसरा बिजवाड़े में। पिछवाड़े में भाई का होना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। अच्छी ने सर को एक फैसला कुन झटका देते हुए कहा, कोई तो हो तुमसे पूछने वाला। राम गडकरी फिर भी कुछ न समझा। बड़ी मरघुल्ली सी आवाज़ में उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मूछें रखने की क्या ज़रूरत थी? महीने डेढ़ महीने के बाद सुमित्रा चली आई। सुमित्रा पहले से वाकई अच्छी मालूम हो रही थी। बच्चे की भी सेहत पहले से अच्छी थी। वो काश्मीरी ज़बान के चंद लफ्ज़ सीख आया था,
जिसे जा और बेजा तौर पर इस्तेमाल करता रहता था। सुमित्रा बार बार उसे पकड़कर कहती, डैडी को ये सुनाओ, डैडी को वो सुनाओ, लेकिन वो बदमाश वही रटे हुए फ़िक्रे दोहराता। बाद में पता चला कि वो काश्मीरी ज़बान की गंदी गालियाँ थीं। मोहनजाम ने अचला की सी हिमाकत न की। सुमित्रा से अचला की मुलाकात करवाने से बहुत पहले उसने कह दिया कि उसने एक बहन बनाई है। सुमित्रा सुनती रही। उसे अपने मोहन पे पूरा भरोसा था। नहीं, वो उन औरतों में से थी जो मर्द के लाउबालीपन से मोहब्बत करती हैं, और या उनकी सेहत इस गायत दर्जे की ख़राब होती है कि वो मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकती और ज़िंदगी को हर हालत में मौत पर तरजीह देती हुई कुछ ऐसे फ़िक्रे कहती हैं, झक मारते हैं तो मारते फिरें, और फिर भगवान को जवाब उन्हें देना है, मुझे तो नहीं देना। आखिर रात को चुपके में ऐसी आवाज़ में रोती हैं जो उन्हें खुद भी सुनाई नहीं देती। सुमित्रा ने कहा भी तो सिर्फ इतना, ज़रूरत क्या थी? तुम्हारी अपनी बहन जो थी, उस पे निछावर करो अपना प्यार, या ऐसी ही कोई प्यार की बाढ़ आई है? हाँ, मोहन ने कदरे दुरुस्ती से कहा। सुमित्रा दब गई। सेहत तो खराब होना ही थी, अभी से क्यों शुरू हो? उसने जवाब के से अंदाज में सवाल किया, राधा कैसी है? मैं तो उससे मिला नहीं। हाय राम, जब से मैं गई हूँ अपनी बहन से भी नहीं मिले। वक्त नहीं मिला, और वो खुद भी नहीं आए। राधा और कैलाशपति आए थे 3-4 बार, लेकिन मैं घर ही पर न था। सुमित्रा कहना चाहती थी, मिलते भी कैसे, वो तो सगी बहन थी, बनाई हुई थोड़ी थी, लेकिन उसने कुछ न कहा। उसकी सेहत अभी बहुत अच्छी न थी। और फिर मोहन जाम ने जो कह दिया, 24 को रक्षाबंधन का त्यौहार है, जाऊंगा और मिल आऊंगा। रक्षाबंधन के दिन मोहन जाम पारेल अपनी बहन राधा के यहाँ पहुंचा। साथ सुमित्रा भी थी। राधा यूं पर फैलाकर लपकी जैसे बरसों के बाद मिली हो। उसे इस बात का एहसास भी न था कि वो औरत है, और न मोहन को अपने मर्द होने का पता था। उसने राधा को गाल से चूम लिया, फिर सर पे प्यार से हाथ फेरा, और बहन की आंखों से शिकायत के आंसू पोंछे। कुछ देर बाद राधा बड़े मज़े से उठी और लकड़ी की जाली में से मिठाई की तश्तरी उठा लाई। फिर चौकी के सामने रखकर भाई को बिठाया, उसका मुंह पूरब की तरफ किया। जाजू, मोहन का बच्चा भी साथ दूसरी चौकी रखकर बैठ गया, जैसे अष्टमी का लैंकड़ा। अरे, राधा ने जाजू की तरफ देखते हुए कहा, पहले तू राखी बंधवाएगा? हाँ, जाजू ने घड़ा सा सर हिलाया। पहले तो मैं अपने भाई को बांधूंगी। नहीं, पहले मेरे बांधो। ऐसा ही हुक्म चलाना है? राधा प्यार से बोली। तो भगवान से कह कि तुझे भी एक बहन ला दें, छोटी सी, जो हर साल राखी बांधा करे। और ऐसा कहने में जाजू, मोहन और कैलाशपति तीनों ने सुमित्रा की तरफ देखा, जिसने शर्मा कर मुंह साड़ी में छुपा लिया। राधा ने मोहन भैया की कलाई पे सादा सी मोली की राखी बांधी, मुंह में मीठे का एक टुकड़ा डाला। मोहन ने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाला और राधा की हथेली पे रख दिया। राधा ने उसका नोट अपनी आंखों से लगाया और प्रार्थना की, ये दिन हर बहन के लिए आए भगवान। और उसकी आंखों में प्यार और अकीदत की नमी थी। सुमित्रा और बच्चे को घर छोड़कर मोहन जाम अचला के यहाँ जाने के लिए निकला। वो सुमित्रा को बाद में कभी ले जाना चाहता था, उस रोज़ नहीं। इसकी कोई ख़ास वजह थी। औरतें कई बातों में मर्दों को खामखा रोकती रहती हैं, ये करो वो ना करो। जैसे औरतों की बहुत सी बातें मर्दों की समझ में नहीं आती, उसी तरह मर्दों की बाज़ बातें औरतों के पल्ले नहीं पड़ती। मोहन बाजार में एक कपड़े की दुकान पे गया। बहुत कुछ उलट पलट करने के बाद उसे बनारस की एक साड़ी मिली, जिस पे हल्की हल्की जरदोजी की गई थी। उस पे भी उसकी कीमत 325 रुपये तय हुई। मोहन ने पैसे दिए, साड़ी को एक खूबसूरत से गिफ्ट रैपर में बंधवाया और काजवे पर के सत्य सदन के लिए चल निकला। अचला अपने घर में बैठी कैंची हाथ में लिए कुछ कत्र ब्यूनत कर रही थी, जो सुबह ही से ख़त्म न हुई थी। राम गदकरी खिड़की में खड़ा यूं ही बाजार में लोगों को देख रहा था, और नीचे टेलर मास्टर की दुकान पे आते जाते हर आदमी के सर पे अपने सिगरेट का गुल झाड़ने की कोशिश कर रहा था। जब ही सामने मोहन जाम की कार आकर रुकी। पीछे हटते हुए राम गदकरी ने आवाज़ दी, अच्छी जी। अच्छी ने बड़ी मिठास से जवाब दिया, वो आया है। कौन वो? भैया जी। भैया जी नहीं, मचला। मचला? हाँ, तू अचला है ना, और वो मचला। जब तक मोहन दरवाजे पे आ चुका था, घंटी बजा चुका था, रोजी दरवाज़ा खोल चुकी थी। राम गदकरी का ख्याल था कि मोहन उस दिन नहीं आएगा। अगर वो राखी बंधवाने के लिए आ गया
तो फिर वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। फिर तो सब ठीक है। और मोहन आ गया था, जिसके लिए अच्छी सुबह ही से कलाबतून और झिलमिल और न जाने किन किन चीज़ों से एक खूबसूरत राखी बना रही थी। राधा की गरीबाना मूली की राखी तो मोहन ने उतार कर कहीं फेंक दी थी, और अब उसकी कलाई पे कुछ भी न था। मोहन के आते ही अचला हमेशा की तरह बौखला कर उठी और भागकर ड्राइंग रूम में चली आई, और उसकी यूं आओ भगत की जैसे कोई राजा की करता है। राम गदकरी हमेशा की तरह समझ रहा था और नहीं भी समझ रहा था। थोड़ी ही देर में मोहन जाम पूरब की तरह मुंह किए पीढ़ी पे बैठा था, और गदकरी कुछ परे बेइतनाई से इस मंजर को देख रहा था। जब ही अचला आई, वो बहुत चुस्त कमीज और शलवार पहने हुए थी। गले में प्याज के छिलके की तरह का एक दुपट्टा था, जिसने अच्छी के गले और सीने को सेहत का रंग दे दिया था। कमीज ने छाती, कमर और निचले हिस्से की बहुत ही खूबसूरत हदबंदियां कर रखी थीं। उसके हाथ में थाली थी, जिस पे रखी हुई मिठाई पे सोने के वरक कांप रहे थे, और उसके एक तरफ राखी थी, जिसकी झिलमिल में कुछ सच्चे मोती टंगे हुए थे। मोहन ने बड़ी हिम्मत से हाथ बढ़ाया। अचला ने जब मोहन की कलाई पे राखी बांधना शुरू की, तो राम गदकरी को उसके हाथ खुशी से कांपते हुए दिखाई दिए। फिर मोहन ने मिठाई के टुकड़े के लिए मुंह खोला, और अचला ने उसमें कलाकंद रख दी। जब ही मोहन ने गिफ्ट रेपर खोला और उसमें से साड़ी निकाली, उस पे 100 रुपये का नोट रखा और दोनों चीज़ें अचला की तरफ बढ़ा दी। राम गदकरी की आंखें थोड़ी देर के लिए फैलीं और फिर मामूल की सी हो गईं। रक्षा की ये रस्म अदा करने में अचला भी खामोश थी, और मोहन भी। दोनों के बदन में एकाएकी कहीं हाथ छू जाने से एक बिजली सी दौड़ गई। फिर अचला ने धीमी सी आवाज में कहा, ये दिन बार बार आए भगवान। और जब मोहन ने अचला की आंखों में देखा, तो उनमें हया की सुर्खी थी। कुछ देर बाद यूं ही सी गुफ्तगू के बाद मोहन ने राम गदकरी से हाथ मिलाया, अचला से नमस्ते की और चल दिया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने एक आह भरी और चल दिया। अचला हमेशा की तरह उसे नीचे छोड़ने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन आज उसके पैर जवाब दे गए थे। तुम्हें खुश होना चाहिए अच्छी, राम ने कहा। भाई को राखी बांधी है? हाँ, अच्छी ने कहा, पर आज सुबह ही से मेरी तबीयत कुछ। सुबह ही से तो ये सब बनाती रही हो, इकट्ठा करती रही हो। अचला ने सर हिला दिया। राम ने आगे बढ़कर कहा, मैं तो समझता था तुम अपने भाई की दी हुई साड़ी पहनकर मुझे दिखाओगी। अच्छी ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें बंद सी होते देखकर राम गदकरी ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और बड़े प्यार से बोला, क्या हो गया मेरी अच्छी को? कुछ नहीं, अच्छी ने एक धीमी सी आवाज में कहा, और फिर अपना बाजू राम के गिर्द डालते हुए बोली, मुझसे प्यार करो। राम ने अच्छी को सीने से लिपटा लिया और भींचने लगा। और अच्छी ने कहा। उसके बाद अच्छी की आंखें बंद थीं और मुंह खुला हुआ, जब तक मोहन जाम, अचला और राम गदकरी के ख्यालों से भी परे जा चुका था।